हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी और जीएस के बारे में। जीएस में आप लगातार देख रहे हो रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए। और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बिल्कुल भी करना ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, और जल में पड़ी परख नली का चमकना, या कांच में आई हुई दरार का चमकना। एक ही प्रश्न में चार पांच प्रश्न आपके मिल रहे हैं, समाहित हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाई आप ये बताइए, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, जल में पड़ी हुई परख नली का चमकना, कांच की दरार में आई हुई चमक का कारण, इन सबका जो एक मिला जुला कारण है वो कारण क्या कहलाता है। अगर साइंस से प्रश्न उठाता है और आपसे ऐसे पूछ लेता है कि इन सबका मिला जुला कारण क्या है, तो आप इसको रट्टा मान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आएगा जरूर। तो यहाँ पे एक ही इसका आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाना, पूरी तरीके से उसकी तस्वीर, उसकी छवि ले लेना। उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी से संबंधित वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि हीरे में, जैसे कटा हुआ हीरा है, पूछते हैं कि अगर कटा हुआ हीरा है तो उसमें कौन सी चमक जो होती है वो क्या कहलाती है, तब भी आंसर आपका क्या रहेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये मान चलिए कि साइंस से सर्वाधिक पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, तो आप याद रखोगे इसको कि इन सभी का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, कंफर्म। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो क्या कहते हैं? एक्स किरणों की खोज किसने करी थी। ये समझ लीजिए बहुत बहुआ वाला प्रश्न है। और लगभग लगभग जब आप पुराने पेपरों को उठा करके देखेंगे, जितने भी जोन के पेपर होते हैं रेलवे के, चाहे बिलासपुर जोन हो, चाहे इलाहाबाद की बात करें, चाहे हम गोरखपुर की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, कोई भी जितने भी जोन है भारत में, उनमें जब भी प्रश्न हुआ है तो सबसे बहुआ वाला प्रश्न ये हमेशा आया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से रट लोगे कि एक्स रेज मतलब एक्स किरणों की खोज किसने करी थी। तो इनका पूरा नाम आज आप देख लीजिए। रोटेंजन, रोटेंजन आपको पता है। तो विलहम रोटेंजन साहब ने करी थी। कब करी थी? 1895 में, 1895 में। ये पूछा जाए कि एक्स रेज या एक्स किरणों की खोज किसने करी थी, तो आंसर आपका क्या रहेगा? विलियम रोटेंजन साहब ने करी थी। आगे आप देखोगे, अगला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहले तो आप ये देखिए कब मनाया जाता है? 21 जून को। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है वो कहीं बाहर से नहीं, हमारे देश, हमारे प्यारे भारत से पूरे विश्व में गया है। तो आप इसको इसलिए इंपॉर्टेंट आप मानोगे क्योंकि जो चीज भारत से बाहर जाती है और फैलती पसरती है और काफी ज्यादा उसका मान सम्मान होता है, पूरी दुनिया जिसको मानना शुरू कर देती है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। जो हमारे लिए गर्व की बात है तो वो कब से स्टार्ट होता है? 21 जून से। अगर थोड़ा सा हम इसके बैकडेट में जाएं तो एक बहुत बड़े महर्षि हुए भारत में, उनका नाम था महर्षि पतंजलि साहब। तो पतंजलि सुंग काल में रहा करते थे, पुष्यमित्र सुंग के काल में वो रहते थे। और वहां उनके वर्णन आपको दिखाई पड़ता है उनके दरबार में। तो पतंजलि साहब ने किसकी खोज करी थी? हमारे योग दर्शन की। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि जी। और यहाँ पे आप देखोगे कि आज के वर्तमान परिपेक्ष में बाबा रामदेव जी घर घर में पहुंचा है योग, कपाल भाती और अनुलोम विलोम। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मनाई कब जाती है? 21 जून को, आप याद रखोगे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसमें समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की है, ठीक है, भ्रातृत्व की बात की गई है। बहुत सारे ऐसे हमारे राइट्स दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, जिनको भारतीय नागरिकों को मानने चाहिए, मानते भी हैं, और कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। तो उन्हीं में से एक आपसे कह दिया गया है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उसको धर्म के आधार पर, किसी भी धर्म का हो, जाति के आधार पर, किसी भी जाति का हो, लिंग के आधार पर, दो ही लिंग, स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग या तो पुरुष होगा या फिर महिला होगी, या फिर जन्म स्थान के आधार पर कि आप जम्मू कश्मीर में रहते हो कि लखनऊ में रहते हो कि दिल्ली में रहते हो, इन आधारों पर उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इस बात का जो निषेध किया गया है, यानी भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया है, जिसने भारत की नागरिकता को एक्सेप्ट किया है, या जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है,
उसको इन आधारों पर कभी भी भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो वो चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, संविधान के जो संरक्षक के तौर पे जाने जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और वहां पे अपनी बात रख देगा। और वहां से 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं, आप जानते हो, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, है ना, ये सारी चीजें। तो सवाल ये अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म या जाति, लिंग या जन्म या स्थान के आधार पर जो भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है, ऐसी बात हो जाए तो आप बताओगे अनुच्छेद 15। ठीक है, आर्टिकल कौन सा, 15, 15 में बताया गया है कि ये सब चीजें भारत में मान्य नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 15। अगला आप देखोगे, सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है। जैसे आपने पिछले क्लास में देखा होगा कि हमने कई सारी चर्चाएं करी थी कि समाचार पत्र निकलते रहते हैं, जैसे डेली मिरर निकलता है, द हिंदू निकलता है। इसी प्रकार से हमारे और अन्य देशों में कई सारी एजेंसियां होती है, जैसे रॉ है, ठीक है, आईएसआई है, ऐसी बहुत सारी, ठीक है, पाकिस्तान की बहुत सारी एजेंसियां। तो पूरे विश्व में जो एजेंसियां होती, उन्हीं एक एजेंसी से रेलवे आपसे पूछ लेगा, भाई आप ये बताओ कि जो सिन्हुआ है ये किस देश की समाचार एजेंसी है। समाचार एजेंसी का नाम है सिन्हुआ। तो आप याद रखोगे ये किस देश की है, चीन की है, और रट करके जाइएगा, क्योंकि चीन के साथ हमारे जो विवाद हैं वो लगातार बढ़ते रहे हैं। चाहे आप गलवान घाटी को देख लीजिए, अभी जो लेटेस्ट है, चाहे फिर हम पेंगोंग झील के बारे में देख लें, या फिर हम और जो समय समय पर चीजें, ऐसे विवाद होते रहते हैं। और चीन एक साम्राज्यवादी देश है, साम्राज्य विस्तार करने के लिए वो क्या करता रहता, पूरी दुनिया उसको जानती भी है। आगे इसी में आप देखोगे, चीन की राजधानी आपकी बीजिंग होती है, चीन की मुद्रा आपकी युआन कहलाती है, और परिवर्तित नाम हुआ है उसका भी। तो ये चीन के बारे में आपने देखा है, चीन की रणनीतियों के बारे में देखा है। और चीन से हमारी एक रेखा मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। तो सवाल पूछ ले रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, तो आप बताओगे कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, दो देशों के बीच से निकलती है, उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। और चीन के और भारत के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उसको हम मैक-मोहन के नाम से जानते हैं। तो 2-3-4 प्रश्न यहाँ से हो गए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिन्हुआ कहाँ की समाचार एजेंसी है, आप तुरंत बता दोगे चीन की है। अगला हम लोग देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय समय पर आप देखते रहते हो कि द्विपक्षीय जो हमारे व्यापार के समझौते होते हैं, उनमें कई बार कुछ देशों में खटास आ जाती है। वो उनका भी देखा होगा आपने, अमेरिका, इराक, ईरान का, कि वो हम तेल नहीं बेचेंगे, वो तेल बेचेंगे, इस बात पे विवाद था। या फिर आपने देखा होगा कि चीन की चीजें, पाकिस्तान की चीजें भारत में हम बैन करेंगे, भारत की जो चीजें हैं वो क्या करता है, पाकिस्तान बैन कर देता है। तो ऐसी जो समय समय पर हमारे जो व्यापार के समझौते होते हैं, उनको प्रभावित जो चीजें करती हैं या प्रभावित नहीं भी करती हैं, किस प्रकार से एक देश दूसरे देश में अपना व्यापार करेगा, उसकी नीतियां क्या होंगी, किस प्रकार से कैसे वो चलाएगा, इन समझौतों को, इन उलझनों को, इन लड़ाइयों को जो सॉल्व करने के लिए संस्था बनाई गई, उसका नाम है पहला डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आप जानते हो कहाँ पे, जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड पड़ता है, बहुत प्यारा सा कंट्री है स्विट्जरलैंड। तो आप ये याद रखोगे कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। और डब्ल्यूटीओ का काम क्या है कि संसार के सभी देशों के बीच में व्यापार समझौते से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, राजघाट में किसकी समाधि स्थल है। तो भारत में जितने भी राजनेता रहे हैं या जो महापुरुष रहे हैं, हम लोगों को मतलब ये है कि अभी हम लोगों ने उतनी दिव्यता नहीं प्राप्त करी है, उतने समाज कल्याण के कुछ ऐसे काम नहीं किए हैं कि ना तो हम पूरे धरती पे छा पाए हैं, ना तो पूरे विश्व पे जा पाए हैं, ना अपने देश में। तो अभी हम लोग पूरी तरीके से उतना हम लोगों में समाज के काम नहीं आए हैं कि लोग हम लोगों को उस नजरों से देख पाए। लेकिन यहाँ पर आप देखते क्या हो, महात्मा गांधी की बात करें, सरदार पटेल की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की बात करें, अम्बेडकर साहब की बात करें, तो जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने समाज को कुछ दिया, हालांकि अपवाद हर जगह है, एक्सेप्शन हर जगह, हम लोगों को एक्सेप्शन से बहुत दूर रहना है, हम लोगों को पढ़ करके कुछ अच्छा बनना है। यहाँ पे आप देखोगे कि उन लोगों की जो, जब वो संसार से गए तो उनकी जो समाधि स्थल थी वो भी बहुत चर्चा का विषय रही। और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजघाट पे किसकी समाधि स्थल है, ठीक है, और ऐसे अभय घाट पे किसकी है, एकता स्थल किसके नाम से जाना जाता है ना। तो इस प्रकार से महाप्रयाण घाट किसका है, चैत्रा भूमि किसकी है। तो यहाँ से प्रश्न आपके लगातार बनते रहते हैं, हम सब कराते रहेंगे एक एक दो दो प्रश्न डाल करके। यहाँ पे आप देखोगे
कि राजघाट में किसकी समाधि स्थल है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और राष्ट्रपिता सबसे पहले इनको किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जी ने कहा। और कब कहा, जब इन्होंने वो आंदोलन कौन सा किया था, चंपारण तीन कठिया पद्धति के खिलाफ किया था। तो वो इनसे बड़ा प्रभावित हुए, तो इनको इस नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी वो थे जिन्होंने आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया, चाहे असहयोग आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा की बात करें, अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें, चंपारण आंदोलन की बात करें, तो लगातार। और इनको बापू के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में ये राष्ट्रपिता कहलाते हैं हमारे। बहुत सारी बातें आप पढ़ोगे महात्मा गांधी जी के बारे में, तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपके समझ में आगे होंगे। आगे आप देखोगे कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। एक ऐसा पुरस्कार जो आप आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरत जिसकी हो गई, कबीर पुरस्कार। तो कबीर आप जानते हो कि इन्होंने हिंदुओं को भी बहुत फटकारा और मुस्लिमों को भी बहुत फटकारा। फटकारने का मतलब सिर्फ इतना था कि इनको जहां पे बुराई नजर आई उसके ये खिलाफ बोले, बढ़ चढ़ करके बोले। और इन्होंने सामाजिक समरसता के लिए इतने ज्यादा व्यापक काम किए कि आज भी कबीर क्या है, प्रासंगिक है। ठीक है, उनके कहे हुए वचन, उनकी कही हुई वाणियां आज भी अगर कहीं पे रखी जाएं तो वो दोनों पे भारी पड़ जाते हैं, चाहे हिंदू जनमानस की बात करें चाहे मुस्लिम की बात करें। तो ये कबीर किस लिए फेमस थे, कबीर सामाजिक सद्भाव के लिए, कि जो हमारा समाज है वो सद्भाव से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, शांति प्रिय तरीके से रहे। तो ये कभी अगर पूछा जाए कि कबीर जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताओगे सामाजिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, द बॉल के नाम से किसे जाना जाता है, द बॉल। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के बारे में थोड़ी भी समझ रखते हैं, तो उनके लिए पिंटू सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, पिंटू सा, बिल्कुल वो तुरंत बता देंगे कि द बॉल किसको कहते हैं। क्योंकि भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसमें जितने भी खिलाड़ी हैं सबको किसी ना किसी नाम से जाना जाता है, जैसे द वॉल है, टर्मिनेटर है, ठीक है, जंबो है, रावलपिंडी, जैसे रावलपिंडी एक्सप्रेस अख्तर को कहते हैं, हरियाणा हरिकेन है। तो जितने भी हमारे क्रिकेटर हैं उनका सबका एक नाम है। तो यहाँ पर आप देखोगे द बॉल किसके जाना जाता है, राहुल द्रविड़ को। द बॉल इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी भारतीय टीम परेशानी में होती थी, लगातार विकेट गिरते थे झरनों के तरीके से, तो राहुल द्रविड़ जी एक ऐसे होते थे कि जा करके पिच पे खड़े हो जाते थे। इतना अच्छा डिफेंस था इनका कि लगातार कंटिन्यूटी खेलते जाते थे, बॉलर पसीना छोड़ता जाता था। तो चाहे दबाल आ जाए या संकट मोचन आ जाए, ऐसे कई सारे नाम इनके हैं। तो आप बताओगे राहुल द्रविड़ जी, और किस खेल से संबंधित है, तो ये हमारे क्रिकेट से संबंधित है। अगला आप देखोगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश की राजकीय जो भाषा है, जो राजकीय भाषा का मतलब होता है जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है भाषा, ठीक है, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है, हिंदी। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है हमारा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। आप याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, क्योंकि सभी को अपनी भाषा पे नाज होता है, गर्व होता है, होना भी चाहिए। तो कहा गया है कि हिंदी है हम वतन और हिंदुस्तान है हमारा, है ना। तो हिंदी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप उनको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और जब भी पेपर होगा तो आप अपने आप से कमेंट बॉक्स में आकर के कहोगे कि सर काश उस समय हमने पढ़ा होता, जो आपने पढ़ाया वो अद्भुत चीजें थी और लगातार पेपर में आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।